जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7वां है। उम्मीद है आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने में मज़ा आ रहा होगा और आप बहुत ही अच्छे से अपनी हिंदी इम्प्रूव कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ 18 क्वेश्चंस का। कम से कम आप लोगों के 18 क्वेश्चन आज सही ही होने चाहिए। अगर 18 से कम आज आप लोगों के सही हैं तो मतलब आप लोगों को और भी अभी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अगर 18 से ज़्यादा 19-20 है तब तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। और तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची युग में से आ गया है। तो इसमें क्या बोला है कि कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है। मतलब इनमें से 3 पर्यायवाची युग्म गलत हैं और एक सही है, हमें वही बताना है। तो अगर हम पहले पर चलें तो पहला है पटु, प्रवीण, कुशल, विहग। तो यहाँ पर देखिए प्रवीण, कुशल और विहग ये निपुण के पर्यायवाची, यानी कोई किसी क्षेत्र में निपुण है तो निपुण को प्रवीण, कुशल, विहग ये उसके पर्यायवाची हैं। और ये पटु इसका पर्यायवाची नहीं है। पटु होता है मक्कार, जो मतलब गद्दार टाइप का होता है, उसे पटु कहते हैं। और हम अगले पर चले तो अगला है विनीत, शिष्ट, विनयी और नायाब। तो यहाँ पर भी देखिए नायाब इन तीनों से अलग है। विनीत, शिष्ट और विनयी उसके पर्यायवाची हैं जो सौम्य रहता है, यानी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रहता है, शांत तरीके से रहता है। और नायाब वो होता है कि जो बहुत दुर्लभ चीज़ होती है। जैसे आज के डेट पर देखें तो सरकारी नौकरी वाले लोग नायाब हो रहे हैं, मतलब कम से कम लोगों की सरकारी नौकरी हो रही है, तो नायाब दुर्लभ को बोलते हैं। और अगले ऑप्शन पर चलें तो अगला है मेदिनी, क्षिति, मही और देव। तो इनमें देखेंगे आप तो देव सबसे अलग है, क्योंकि मेदिनी, क्षिति और मही ये हमारी धरती माता के पर्यायवाची हैं और देव तो देवताओं का पर्यायवाची है। तो देव इन सब में अलग है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और चौथे पर चलेंगे तो चौथा है सलभ, भुनगा, भिनगा और पतिंगा। तो ये सभी टिड्डा के पर्यायवाची हैं, टिड्डा के पर्यायवाची हैं। ये चारों टिड्डा के पर्यायवाची हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन एकदम राइट है। क्योंकि यही पूछा था कि पर्यायवाची युग्म कौन सा युग्म सही है, तो ये हमारा सही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी पर्यायवाची से ही है कि कूल, पुलिन और तीर ये किसके पर्यायवाची हैं। तो आप लोग अच्छे से चारों ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होकर गलती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तीर है, तो तीर हमारा बाण भी होता है, जो धनुष में बाण लगाते हैं वो उसे भी हम तीर कहते हैं। और एक तीर उसे भी कहते हैं जैसे नदी का किनारा है तो उसे भी बोल देते हैं नदी का तीर। तो यहाँ पर जो ये बाण है तो यहाँ पर देखिए कूल है और पुलिन, तो कूल और पुलिन बाण के पर्यायवाची नहीं है। तीर है भी लेकिन तीनों नहीं है, इसलिए तीर हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने चौथे ऑप्शन पर चलेंगे तट में, तो तट का ही पर्यायवाची होता है कूल, पुलिन, तीर, किनारा। तो ये सभी तट के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए तट इसका राइट आंसर है। किरण भी इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि किरण होता है रश्मि, प्रभा, ये सभी किरण के पर्यायवाची होते हैं। और छोर होता है किसी चीज़ का छोर, जैसे हम जा रहे हैं और वहाँ से वो चीज़ समाप्त हो रही है, जैसे ये लाइन देखिए यहाँ पर समाप्त हो गई थी, ये इसका छोर है, ये इसका छोर है, तो छोर ये अलग हो गया। तो तट के ये तीनों पर्यायवाची हैं कूल, पुलिन, तीर। तो तट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये मुहावरा से है। भेद छिपाने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है। तो अंधा बनाना, अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए इसे तो आप पहले ही अलग कर देंगे। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना का होता है। और अंटी मारना का अर्थ होता है चाल चलना, अंटी मारना होता है चाल चलना। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अंधा बनाना और अंधेरे में रखना। तो देखिए भेद छिपाने का अर्थ होता है, अर्थ देता है अंधेरे में रखने का। यानी जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ हैं और अचानक से आपको पता चले कि ये तो मतलब कैसा है कि मान लीजिए कि ये कोई आपके साथ है और अचानक से आपको पता चले कि ये कोई क्राइम करके मेरे साथ रह रहा है और आपके साथ वो बहुत अच्छे से रह रहा है, तो आप यही कहेंगे कि अभी तक ये मुझे अंधेरे में रख रहा था, मतलब अपना भेद छिपा कर रह रहा था। और अंधा बनाना होता है कि किसी को मतलब
पागल बनाना, किसी को जानबूझकर अनदेखा करना, तो बोल देंगे कि ये जानबूझकर मुझे अंधा बना रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखने का मतलब होता है कि भेद छिपाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। शिव के उपासक के लिए सार्थक शब्द, तो शिव के उपासक को हम कहते हैं शैव। तो शैव इसका राइट आंसर है। जो विष्णु भगवान के उपासक होते हैं, विष्णु भगवान के, उनको हम वैष्णव बोलते हैं। और भक्त तो भक्त होते हैं जो किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। और शाक्त किनको बोलते हैं? शाक्त हम जो दुर्गा माँ के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ को शक्ति भी बोला जाता है। तो दुर्गा माँ के जो भक्त होते हैं उन्हें शाक्त बोलते हैं, शिव के उपासक शैव। तो ये हम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए विलोम से है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मौखिक का विलोम पूछा है। विलोम और विपरीतार्थक एक ही होता है, क्योंकि विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाला। तो मौखिक का विलोम होता है लिखित। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कथित का विलोम हो जाएगा अकथित। अकथित, कथित का विलोम होगा अकथित। पठित का विलोम हो जाएगा अपठित। और लिखित का विलोम होता है अलिखित। तो लिखित अलिखित एक दूसरे के विलोम होते हैं। और मौखिक का विलोम भी होता है लिखित। मौखिक मतलब मुंह से बोलने वाला, और लिखित मतलब लिख कर देने वाला। जैसे मान लीजिए कोई आपको मौखिक आदेश दे रहा है और कोई लिख कर आदेश दे रहा है, तो मौखिक का विलोम लिखित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, और अपना स्कोर भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। जिसकी गणना ना हो सके उसे हम कहेंगे अगणनीय। तो ये तो आप लोग बहुत सिंपल था, सर बन जाएगा। अब देखिए अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत नहीं होता उसे हम अनंत बोलते हैं। जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है उसे अनंत बोलेंगे। और अपरिमित क्या होता है? कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसी को अपरिमित या असीमित बोलते हैं। और अपार उसे बोलते हैं जिसका कोई पार ना हो। जैसे समुद्र को हम बोल सकते हैं कि समुद्र अपार होता है, तो जिसका कोई पार नहीं वो होता है अपार। तो इसका तो राइट आंसर है जिसकी गणना ना हो सके अगणनीय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची से है। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनिल का पर्यायवाची पूछा है। तो अनिल का पर्यायवाची देखिए, अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची होता है, अनल। तो और अनिल होता है पवन का पर्यायवाची। पवन, वायु, हवा, ये अनिल होता है। और पावक क्या होता है? कि पावक भी आग का पर्यायवाची होता है। और अनीक क्या होता है? अनीक होता है सेना का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मुहावरे से है। हुलिया तंग होना मुहावरे का अर्थ। तो हुलिया तंग होना कमज़ोर होना गलत है, लज्जित होना ये भी गलत है, अपमान होना ये भी गलत है। हुलिया तंग होना होता है परेशान होना। जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एसएससी ने हमारा हुलिया तंग करके रखा है, यानी हमें परेशान करके रखा है। खैर परेशान तो नहीं कर रहा है, बढ़िया वैकेंसी दे रहा है। अब चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बातें करता है उसे हम कहते हैं बातूनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बुभुक्षा क्या होती है? तो बुभुक्षा होती है खाने की इच्छा। खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। और बहुज्ञ होता है जो बहुत कुछ जानता है। वचनीय होता है जिसे हम बोलकर बता सकें, होता है वचनीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्वासघाती मित्र के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो विश्वासघाती मित्र होता है आस्तीन का सांप। ये तो बहुत प्रचलित है, आप लोग पढ़े होंगे। आस्तीन का सांप होता है विश्वासघाती मित्र। काठ का उल्लू होता है महामूर्ख। महामूर्ख, जैसे उल्लू किसी को मूर्ख होता है तो उसे उल्लू बोल देते हैं, लेकिन ये काठ का उल्लू यानी बहुत ही ज़्यादा मूर्ख, तो काठ का उल्लू महामूर्ख। और औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी भी मूर्ख को बोलते हैं। औंधी खोपड़ी मूर्ख। और कूप मंडूक, कूप मंडूक का अर्थ होता है कुएं का मेंढक। तो अगर हम इसे मुहावरे में प्रयोग करेंगे तो जैसे कुएं का मेंढक क्या होता है? वो सीमित जगह पर रहता है। तो कूप मंडूक अगर मुहावरे में है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सीमित ज्ञान या संकुचित मानसिकता वाला, यानी जो सीमित हो वो होता है कूप मंडूक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। खाली स्थान भरने से है, बहुत सरल है, अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए और राइट आंसर करिए। मुझे
पुराने रुपए उधार चाहिए 25 चाहिए या भारी रुपए चाहिए 2 मीटर। तो आप लोग देखते ही इनको गलत कर देंगे। मुझे 25 रुपये उधार चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो खाली स्थान में ऐसे ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी मतलब दैनिक बोलचाल से हों या फिर हिंदी भाषा के एकदम सरल हों। अब देखिए ये हमारा वर्तनी से आ गया है। वर्तनी से, इसकी वर्तनी आप लोग देखिए, अशुद्ध शब्द यानी इनमें से 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, उसे हमें छांटना है। तो द्रष्टव्य बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति एकदम सही है, गत्यवरोध एकदम सही है, लेकिन उच्छृंखल गलत है। उच्छृंखल कैसे होता है कि उच्छृंखल उ रहेगा, फिर आधा चा, फिर छा में ये सरा, फिर ऊपर बिंदी, उच्छृंखल। ठीक है, तो यहाँ पर आधा चा नहीं है, इसलिए इसकी वर्तनी गलत है और इसकी वर्तनी गलत है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर है और इन सभी की वर्तनी शुद्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देखिए खाली स्थान से है। अगला क्वेश्चन हमारा खाली स्थान से है। यहाँ पर हमें खाली स्थान में देखिए क्या होगा, इसे पहले पढ़ते हैं। मैं प्रेमचंद की एक कहानी, अब यहाँ पर खाली स्थान है और इसे भविष्य काल की दृष्टि से रिक्त स्थान प्रयोग करना है, भविष्य काल की दृष्टि से। तो भविष्य काल के लिए होगा पढ़ूंगा, मैं प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ूंगा। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल हो जाएगा और ये बोला है भविष्य काल की दृष्टि से बनाना है। पढ़ चुका हूँ भूतकाल में हो जाएगा और पढ़ता था ये भी भूतकाल में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, मतलब इनमें से 3 वाक्य शुद्ध हैं, एक शुद्ध है, वही हमें चुनना है। तो पहला ही ऑप्शन इसका शुद्ध है, रोशन खेलता है। अब देखिए ये एकदम गलत, खेलता है रोशन नहीं, खेलता रहता है रोशन, खेलता नहीं मोहन, ये सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम शुद्ध वाक्य है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें विलोम युग्म में से बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, मतलब इसमें से 3 विलोम युग्म सही हैं और एक गलत है, हमें वही बताना है। तो यहाँ पर देखिए उग्र और सौम्य। तो सौम्य का मतलब होता है जो शांत है, साधारण है। उग्र का मतलब है जो थोड़ा भयानक है, बहुत तेज है, वो होता है। तो उग्र का विलोम सौम्य होता है, ये एकदम राइट है। फिर तम और ज्योति है, तो तम का मतलब होता है अंधेरा, ज्योति का मतलब होता है उजाला, तो ये भी विलोम एकदम सही है। कटु और मधु लिखा है, तो कटु का मतलब होता है कड़वा, मधु मतलब मीठा, तो ये भी विलोम एकदम सही है। लेकिन जब हम चौथे पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए गरल लिखा है, तो गरल का मतलब होता है विष। ठीक है, तो गरल का मतलब होता है विष, तो गरल का विलोम क्या हो जाएगा, विष जैसे है तो विष का विलोम होगा अमृत, और गरल का विलोम हो जाता है सुधा, क्योंकि सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है। तो गरल का विलोम होता है सुधा, और मरण का विलोम होता है जीवन, जीवन मरण। तो ये विलोम युग्म सही नहीं है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कि वाक्य का हमें शुद्ध रूप बताना है। नौकरी में से परिश्रम करना ही पड़ता है। देखिए पढ़ने से ही आपको ये वाक्य गलत लग रहा होगा, तो अब इन चारों में से हमें शुद्ध वाक्य छांटना है कि इसका क्या होगा। तो पहला अगर हम पढ़ें तो नौकरी के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है, तो ये ऑप्शन एकदम राइट है। और अगर इनको आप पढ़ेंगे, परिश्रम का नौकरी करना पड़ता है, एकदम गलत। नौकरी परिश्रम करना पड़ता है, एकदम गलत। नौकरी की परिश्रम करना ही पड़ता है, एकदम गलत। मतलब पढ़ने से गलत और सही पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी भाषा पढ़े हैं, तो पढ़ने से सब समझ आता है कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए विलोम से है। क्या बोला है कि प्रत्यक्ष का विलोम नहीं है, मतलब 3 इनमें से प्रत्यक्ष के विलोम है और 1 नहीं है। तो अब देखिए प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम गुप्त भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब जो सबके सामने हो, गुप्त मतलब जो गुप्त है, सबके सामने नहीं है। प्रच्छन्न भी होता है प्रत्यक्ष का विलोम। लेकिन आप सृष्टि पर जाएंगे, तीसरा ऑप्शन, तो सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, तो ये प्रत्यक्ष का विलोम नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, अगले में हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो आप पढ़िए, मैं देखिए इसे अगर पढ़ रहा हूँ कि सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। दूसरा है कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तीसरा है दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। चौथा है मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो अगर आप लोग पहले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए सोदाहरण लिखा है। सोदाहरण का मतलब होता है कि उदाहरण सहित,
सोदाहरण का मतलब होता है उदाहरण सहित। तो यहाँ पर एक सहित अलग से भी लिखा है और सोदाहरण का मतलब भी होता है उदाहरण सहित, मतलब सहित सहित 2 बार हो गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि सोदाहरण उत्तर दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य गलत है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यायवाची से है। हमें यहाँ पर कुसुम का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। कुसुम का पर्यायवाची, तो देखते हैं। कुसुम का मतलब होता है फूल, फूल का पर्यायवाची ही होता है कुसुम। और अगर आप पहले को ऑप्शन पर जाएंगे तो प्रसून का मतलब भी होता है फूल, यानी फूल का पर्यायवाची कुसुम भी होता है और प्रसून भी होता है। तो कुसुम का पर्यायवाची हो जाएगा प्रसून, ये हमारा राइट आंसर है। और कंटक किसका पर्यायवाची होता है? तो कंटक कांटा का पर्यायवाची होता है, कांटा। कूर्म, कूर्म देखिए कूर्म होता है कछुआ का पर्यायवाची, कछुआ का पर्यायवाची होता है कूर्म। और गुहा देखेंगे तो गुहा होता है गुफा का पर्यायवाची, गुफा। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पुष्प, कुसुम, प्रसून, गुल ये सभी फूल के पर्यायवाची होते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए मुहावरे से है कि अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो अंडे का शहजादा, अगर देखिए आप लोग इसे पढ़े रहेंगे तब तो आप लोग तुरंत राइट आंसर दे देंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अनुभवहीन होगा कि अनुभवी होगा कि कमज़ोर होगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अंडे का शहजादा होता है अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।